लगता है लड़की अकेली है। यही सही मौका है। शेफाली, तैयार हो जा। इतना कहकर डायन तरुलता के पास गई। उसने उससे कुछ बातें की और मौका मिलते ही उसे कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद डायन ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी बेटी शेफाली को तरुलता का रूप दे दिया। शेफाली, आज से तेरा नाम तरुलता होगा। अब से तू युवराज की पत्नी बनकर इस महल में रहेगी। मैं इस राजमहल की दीवारें एक ही बार में नहीं तोड़ूंगी। धीरे धीरे एक एक ईंट निकालूंगी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरा ये जहर धीरे धीरे पूरे राजमहल की रगों में फैल जाएगा और अंदर से इस पूरे महल को खोखला कर देगा। मुझे सब याद आ गया। मुझे अभी इसी समय राजमहल जाना होगा। चांदनी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बेटी? माँ, मैं राजमहल जा रही हूँ। महल की तरफ ज्यादा देर मत रुकना। तरुलता बिना एक पल गंवाए वह ताबीज लेकर तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। उधर महल के सैनिकों ने भी राजकुमारी जैसी दिखने वाली तरुलता को देखकर उसे बिना रोके अंदर जाने दिया। युवराज, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तरुलता नाम मुझे आपने ही दिया था और मैं ही आपकी असली तरुलता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे दिमाग में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर तुम खुद को तरुलता कह रही हो तो फिर ये कौन है? युवराज, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपकी असली तरुलता हूँ। नहीं युवराज, मैं आपकी असली तरुलता हूँ। ये कैसे हो सकता है? एक जैसी शक्ल वाले दो व्यक्ति, ये कैसे संभव है? नहीं युवराज, ये झूठ बोल रही है। हो सकता है आपकी संपत्ति के लालच में पड़कर ये ऐसा नाटक कर रही हो और आपकी शादी मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैं ही आपकी तरुलता हूँ। इसमें शक जैसी कोई बात नहीं है। सैनिकों, इस बहरूपिये को पकड़ लो। शेफाली के इतना कहते ही कुछ सैनिक तरुलता को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। रुको, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। मुझे सोच समझकर कदम उठाना होगा। मुझे पिछले कुछ दिनों से तरुलता पर संदेह हो रहा था, क्योंकि पहले की तुलना में शादी के बाद तरुलता का पूरा स्वभाव ही बदल गया था। सैनिक, तुरंत मंत्री को यहाँ बुला कर लाओ। युवराज के आदेश पर सैनिक बिना एक पल भी देर किए मंत्री को बुलाकर ले आते हैं। युवराज मंत्री को सारी बात समझाकर बताते हैं। यह सब सुनकर मंत्री कुछ देर सोचते हैं और फिर युवराज से कहते हैं, युवराज, इस समस्या का एक बहुत ही आसान समाधान है। आप इन दोनों से ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर आपके और तरुलता के अलावा कोई और नहीं जानता हो। मंत्री, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। तो बताओ, तरुलता को पत्ते से पूरी तरह इंसान बनने में कितने दिन लगे थे? ये क्या, इन दोनों ने तो सही उत्तर दिया। युवराज, लगता है यह बहरूपी राजकुमारी की जन्म पत्रिका घर बैठकर पढ़कर आई है। देखकर तो ऐसा ही लगता है। युवराज, अब आपको इससे भी अधिक कठिन प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन मंत्री, मैं ऐसा कौन सा प्रश्न पूछूं? जानते हो मंत्री, उन दिनों की बातें मैं आज तक नहीं भूल पाया। तरुलता के साथ बिताया हुआ हर एक पल आज भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। एक दिन तो मैं उसके लिए गेंदे के फूलों का एक गुलदस्ता लेकर गया था। मुझे आज भी याद है वो फूलों का गुलदस्ता। देखकर वह शर्म से मुस्कुरा पड़ी थी और उसने कहा था कि उसे गेंदे के फूल बहुत पसंद है। हाँ युवराज, मुझे आज भी याद है वो गेंदे के फूल कितने सुंदर थे।
लेकिन मुझे तो ऐसी कोई घटना याद नहीं है और मेरा पसंदीदा फूल तो शिवली है। याद आएगा भी कैसे, क्योंकि तुम असली तरुलता नहीं, नकली तरुलता हो। मंत्री, बहरूपी पकड़ी गई है। सैनिकों, इस बहरूपिये को पकड़ लो। युवराज का आदेश सुनते ही सैनिक चारों ओर से शेफाली को घेर लेते हैं। युवराज, आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। मैं ही आपकी असली तरुलता हूँ। नहीं, तुम ही नकली हो, क्योंकि तरुलता का पसंदीदा फूल केवल गेंदा नहीं बल्कि शिवली का फूल है, और मैं उसके पास कभी भी सिर्फ गेंदे के फूलों का गुलदस्ता लेकर नहीं गया था। फूल तो ले जाता था, लेकिन उस गुलदस्ते में केवल गेंदे के फूल नहीं होते थे, उसमें गुलाब, ट्यूलिप, जैस्मिन, शिवली और कई तरह के फूल होते थे। लगता है अब मेरा असली रूप सबके सामने आ चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, माँ द्वारा दिया गया वो जादुई गोला। शेफाली बिना एक पल भी बर्बाद किए डायन द्वारा दिया गया जादुई गोला जमीन पर फेंक देती है। गोले की जमीन को छूते ही 7 रंग की कुछ जादुई रोशनियां चारों तरफ फैल जाती हैं। युवराज और शेफाली स्थिति को समझ पाते उससे पहले ही मैं जानती थी कि किसी न किसी दिन इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी शेफाली असफल हो जाएगी। मैंने तरुलता को कितनी बार मारने की कोशिश की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारने के बाद भी वो परछाई की तरह युवराज का पीछा नहीं छोड़ सकी। बार बार किसी न किसी रूप में आकर वो मेरे रास्ते का कांटा बनकर खड़ी हो गई। डायन की बात पूरी होते ही सैनिक शेफाली को छोड़कर डायन को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सैनिकों को अपनी ओर आते देखकर डायन कुछ मंत्र पढ़ती है और जादुई रस्सी फेंक देती है। छाया में छिपा दो मेरी जादू की शक्ति, जिसे भी ये स्पर्श करे उसे अदृश्य कर दो। डायन की जादुई शक्ति सैनिकों के शरीर को छूते ही युवराज की आंखों के सामने सैनिक कहीं अदृश्य हो जाते हैं। युवराज, अब तुम्हारी बारी है। इनकी तरह तुम्हें भी इसी तरह अदृश्य कर दूंगी। छायाओं में छिपा दो मेरी जादू की शक्ति, जिसे भी ये स्पर्श करे उसे अदृश्य कर दो। यह कहकर डायन युवराज की ओर मंत्र पढ़कर जादुई मंत्र फेंक देती है, लेकिन जादुई मंत्र युवराज तक पहुंचने से पहले ही अजीब तरीके से गायब हो जाती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति युवराज की रक्षा कर रही हो। हाँ, ये कैसे संभव है? डायन के भयानक जादू से मैं कैसे बच गया? युवराज, लगता है डायन के भयानक जादू से ये ताबीज हमारी रक्षा कर रही है। लीजिए युवराज, इसे अपने गले में पहन लीजिए और इस डायन को पराजित कीजिए। हिम्मत तो बुरी नहीं है, मेरे ही दिए हुए ताबीज से मुझे ही हराने चले हो। ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ये ताबीज तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। तुम अभी बच्चे हो युवराज। आओ, मैं तुम्हें अपने अतीत की एक कहानी सुनाती हूँ। लगभग 47 वर्ष पहले मेरी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। राजा विक्रम के महल में राज जादूगरनी के पद पर नियुक्त थी, अर्थात मैं तुम्हारे पिता के अधीन कार्य करती थी। मेरा अच्छा व्यवहार, कार्य में कुशलता और राजा के प्रति निष्ठा देखकर राजमहल के कुछ सदस्यों को मुझसे जलन होने लगी थी। महाराज, उस जादूगरनी पर आग बंद करके विश्वास करना उचित नहीं है। क्या कहना चाहते हो मंत्री? मैं ठीक से समझा नहीं। असल में महाराज, बात वैसी नहीं है। मैं जानता हूँ कि जादूगरनी बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वह जादू के साथ साथ काला जादू भी करती है, और जो लोग काला जादू करते हैं उनका मन बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाता है। कब उसका मन बदल जाए और वह आपकी संपत्ति के लालच में सिंहासन पर कब्जा कर ले, ये कहना मुश्किल है। इन बातों की चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है मंत्री।
मुझे उस महिला पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने उसे दरबार में उस पद पर नियुक्त किया है। फिर भी महाराज, मैंने आपको सावधान कर दिया है, क्योंकि जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है वही लोग अक्सर पीछे से छुरा घोंपते हैं। मंत्री, हद से ज्यादा बोल रहे हो। महाराज, महाराज, मेरे साथ तुरंत रानी माँ के कक्ष में चलिए। रानी माँ बहुत पीड़ा में है। लगता है रानी माँ आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। दासी की बात सुनते ही महाराज एक पल भी समय बर्बाद किए बिना रानी के कक्ष की ओर चल पड़ते हैं। महाराज, रानी माँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है। जांच करने के बाद मुझे जो पता चला है उसके अनुसार इस गंभीर अवस्था में मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, केवल रानी माँ को ही बचा सकती हूँ। लेकिन रानी माँ को बचाने के बाद भी वो भविष्य में कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगी, और यदि मैं बच्चे को बचाने की कोशिश करूं तो रानी माँ को नहीं बचा पाऊंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई ऐसा उपाय निकाल लोगी जिससे मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों जीवित बच जाए। हाँ महाराज, मैं दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। महाराज, चलिए और जादूगरनी को उसका काम करने दीजिए। रानी माँ और उनके बच्चे को बचाने की चिंता में मैंने कई तरह के प्रयोग और खोजबीन की। तब मुझे पता चला कि जंगल के दक्षिण में एक अत्यंत शक्तिशाली परी रहती है। समय बहुत कम था, इसलिए मैंने छल और कुटिलता का सहारा लेकर उसके पंख काट दिए और एक तावीज तैयार किया। उस तावीज के अंदर मैंने उस परी को कैद कर दिया और वो तावीज तुम्हारी माँ अर्थात रानी माँ को दे दिया, और उसी तावीज की शक्ति से तुम्हारा जन्म सुरक्षित रूप से हुआ। दूसरी ओर रानी माँ भी जीवित बच गई। फलस्वरूप महाराज प्रसन्न होकर मुझे दरबार के सबसे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। वो पद पाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी वो खुशी भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। मैं जानती थी कि उस तावीज़ में अपार शक्ति है, लेकिन ये शक्ति कैसे काम करती है ये मैं नहीं जानती थी। ठीक 1 वर्ष बाद तुम एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गए। देश विदेश से अनेक वैद्य और चिकित्सक उस बीमारी का इलाज खोजने का प्रयास करते रहे, लेकिन सभी असफल हो गए। दूसरी ओर मैं भी असहाय थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब रानी माँ ने निर्णय लिया। जिस ताबीज़ ने उनके कठिन समय में उनकी सहायता की थी, शायद उसी ताबीज़ की शक्ति से उनका बेटा भी बच सकता है। इसलिए रानी माँ ने वो ताबीज़ तुम्हें दे दिया, वही ताबीज़ जो इस समय तुम्हारे गले में है। ना ही मैं जानती थी, ना ही रानी माँ, कि ये ताबीज़ कैसे काम करता है। तुम उस ताबीज़ की शक्ति से बीमारी से तो ठीक हो गए, लेकिन इसकी कीमत रानी माँ को चुकानी पड़ी। ठीक 1 सप्ताह बाद रानी माँ की मृत्यु हो गई। बाद में मुझे पता चला कि रानी माँ को जीवित रखने वाला भी यही ताबीज़ था, लेकिन ये जानने में बहुत देर हो चुकी थी। उससे पहले ही मंत्री ने दरबार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया और महाराज से कह दिया कि मैंने ही रानी माँ की हत्या की है। मंत्री का पक्ष अधिक शक्तिशाली था, इसलिए महाराज ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। महाराज के प्रति मेरी वर्षों की निष्ठा एक ही क्षण में टूटकर बिखर गई। मेरे बार बार मना करने के बावजूद महाराज ने मुझे दंड दिया और राज्य से निर्वासित कर दिया। इसलिए मैं इतने वर्षों बाद लौटी हूँ राजवंश से अपना बदला लेने। यह कहकर डायन फिर से युवराज की ओर कुछ मंत्र पढ़ती है और जादुई मंत्र फेंक देती है। छायाओं में छिपा दो मेरी जादू की शक्ति, जिसे भी ये स्पर्श करे उसे अदृश्य कर दो। फिर वही हुआ। मैं जानती हूँ कि उस ताबीज में बहुत शक्ति है, लेकिन ये नहीं जानती कि उसकी शक्ति मेरी शक्ति से अधिक है या कम, और ये भी नहीं जानती कि वो ताबीज वास्तव में काम कैसे करता है। मुझे बहुत संभल कर कदम उठाना होगा। डायन के अतीत को सुनकर इतना तो समझ में आ गया कि इस ताबीज में असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग कैसे करूं ये तो मैं नहीं जानता। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि डायन की भयानक शक्तियों से लड़कर जीतना आसान नहीं होगा।
क्योंकि मेरे 2 सैनिक उस डायन के मंत्र के प्रभाव में आकर मेरी आंखों के सामने ही अदृश्य हो गए। वे जीवित है या नहीं यह भी मुझे पता नहीं। मैं और तरुलता भी केवल इस तावीज की वजह से जीवित है, लेकिन कब तक जीवित रह पाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए किसी भी तरह डायन का ध्यान भटकाकर महल के सैनिकों को यहाँ बुलाना होगा। मंत्री, ध्यान से सुनो, मैं डायन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। तुम मौका मिलते ही सेनापति और कुछ सैनिकों को तुरंत यहाँ लेकर आना। युवराज, ये क्या फुसफुसा रहे हो? तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अतीत में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ यह अन्याय तो मंत्री ने किया था, और वह तो अब जिंदा नहीं है, मर चुका है। उस समय तो मैं केवल एक बच्चा था, इसलिए मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं मानता हूँ इसमें मेरे पिता की भी कुछ गलती है, इसलिए उनकी ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सिर्फ क्षमा ही नहीं, पहले की तरह तुम्हारी बेटी को भी मैं अपने दरबार में जादूगर के पद पर नियुक्त कर दूंगा। इसके अलावा तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। जब युवराज अपनी बातों से डायन का ध्यान भटका रहा था, उसी समय मौका देखकर मंत्री सीधे सेनापति के पास दौड़ पड़ा। समय कम होने के कारण उसने संक्षेप में सारी बात सेनापति को समझाई और कुछ सैनिकों को लेकर युवराज की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन युवराज की योजना चाहे जितनी भी अच्छी रही हो, मंत्री का छिपकर भाग जाना डायन की नजर से नहीं बच सका। उसे देखकर डायन समझ गई कि मंत्री निश्चित रूप से सैनिकों को बुलाने गया है। युवराज, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुम मुझे बातों में उलझाओगे और मंत्री को सैनिक बुलाने भेज दोगे। अगर तुम डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूंगी। छायाओं में छिपा दो मेरी जादू की शक्ति, जिसे भी ये स्पर्श करे उसे अदृश्य कर दो। डायन की बात पूरी होते ही उसके एक मंत्र से डायन सहित तीनों लोग एक विशाल रेगिस्तान में स्थानांतरित हो जाते हैं। युवराज, अब हमारे इस खेल में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। छायाओं में छिपा दो मेरी जादू की शक्ति, जिसे भी ये स्पर्श करे उसे अदृश्य कर दो। डायन ठीक पहले की तरह युवराज पर वही जादू करती है, लेकिन डायन के जादू करने के बावजूद एक बार फिर पहले जैसी ही स्थिति बनी रहती है। मेरे सारे मंत्र असफल होते जा रहे हैं। मैं चाहे जितना भी शक्तिशाली जादू करूं, हर बार युवराज को वो तावीज बचा लेता है। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। अगर मेरा कोई जादू काम नहीं कर रहा तो मौका देखकर युवराज के पास जाकर इस खंजर से हमला करना होगा। अपनी योजना के अनुसार डायन जादू करने के बीच बीच में धीरे धीरे युवराज की ओर बढ़ने लगती है। छायाओं में छिपा दो मेरी जादू की शक्ति, जिसे भी ये स्पर्श करे उसे अदृश्य कर दो। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मैं इस ताबीज की आत्मा हूँ और तुम इस समय इसी ताबीज के भीतर हो। निश्चित ही तुम जानते हो कि ये ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं है। अच्छा, रुको रुको, मैं भी यह बात कुछ हद तक जानता हूँ, लेकिन अगर तुम इस ताबीज के अंदर ही थी तो तुमने मुझसे पहले कभी मुलाकात क्यों नहीं की? इसके पीछे भी एक कारण है। तुम्हारे बचपन में बीमारी ठीक होने के बाद तुम्हें मेरी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी,
इसीलिए मैं गहरी सुप्त अवस्था में चली गई थी। तो फिर तुम्हारी यह गहरी नींद टूटी कैसे? मेरी नींद टूटने का कारण तरुलता है, क्योंकि वो 3 पत्ते वाले वृक्ष का एक भाग है। इसीलिए उसका शरीर और मन सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक पवित्र है और उसी के स्पर्श से मेरी गहरी सुप्त अवस्था समाप्त हुई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन डायन को हराऊंगा कैसे? क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? डायन के जादू से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर जादू की एक दीवार बना रखी है। मुझे लगता है कि डायन भी जानती है कि उसके जादू से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसीलिए वो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही है। और उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले तुम ये मंत्र बोलना, पाताल शक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो, भयंकर शक्ति का विस्फोट उत्पन्न हो। आत्मा द्वारा बताया गया मंत्र बोलते ही पाताल शक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो, भयंकर शक्ति का विस्फोट उत्पन्न हो। युवराज के शरीर से एक अग्नि का गोला निकलकर सीधे डायन को जाकर लगता है। लगता है युवराज उस तावीज की शक्ति का उपयोग करना सीख गया है। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, अब उसे हरा नहीं सकती। और स्थानांतरण का जादू मैं पहले ही एक बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं दोबारा स्थानांतरण का जादू कर सकूं। इसलिए मौका देखकर शेफाली को लेकर यहाँ से भागना होगा। डायन के मंत्र बोलते ही चारों ओर घना धुआं फैल जाता है। युवराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही डायन अपनी बेटी शेफाली को लेकर झाड़ू पर सवार होकर वहां से उड़ जाती है। कुछ महीनों बाद डायन के स्थानांतरण वाले जादू के कारण युवराज और तरुलता एक दूरस्थ रेगिस्तान में पहुंच गए थे। वहां से राज्य वापस लौटने में उन्हें कई सप्ताह लग गए, क्योंकि उन्हें इतना लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ा। राज्य लौटने के बाद युवराज और तरुलता दोनों बीमार पड़ गए। बीमारी से ठीक होते ही दोनों ने विवाह कर लिया। देखो देखो बेटा हुआ है। शेफाली ध्यान से सुनो। युवराज के जादू से मेरे शरीर को गहरी चोट पहुंची है। लगता है अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मरने से पहले मैं अपनी सारी शक्तियाँ इस माला के अंदर डाल रही हूँ। और जब मेरा नाती 18 वर्ष का हो जाए तब ये माला उसे दे देना। इस माला के भीतर मेरी सारी शक्तियाँ छिपी रहेंगी, मेरा क्रोध, मेरी अधूरी इच्छाएं। जब वो 18 वर्ष का होगा तब यही शक्ति उसे रास्ता दिखाएगी। मेरी जगह मेरा नाती इस अपमान का बदला लेगा और उसी दिन से मेरे प्रतिशोध का एक नया अध्याय शुरू होगा।